अस्सलाम वालेकुम सामीन, हाज़िर खिदमत है फ़रत इश्तियाक के नावल बदला मेरे हमराज का रंग की अगली किस्त। ज़्यादा आग तो मुझे उस वक्त लगी जब वो मुस्कुराकर उन मोहतरम को बतौर ख़ास खुदा हाफिज़ कह रही थी। अगरचे आवाज़ नहीं आई थी मुझे, मगर अंदाज़ा तो हो रहा था कि क्या बात हो रही है। मेरे साथ तो कभी अखलाक भी नहीं निभाया गया। वो रसल क्रो का जानशीन बहुत अच्छा लग रहा है जो मुस्कुरा मुस्कुरा के शुक्रिया अदा किए जा रहे हैं उसके। ये सब सोचते हुए मुझे ख़याल भी नहीं आया कि आज कल मैं खुद उसका कितना दिल जलाता हूँ, वो भी जानबूझकर। और जबकि वो मुझे जलाने के लिए नहीं मुस्कुराई थी, उसे तो पता भी नहीं होगा कि मैं टेरेस में खड़ा हूँ। छुट्टियाँ हुई तो मैंने अपने दोस्तों के साथ सैर व तफरीह का प्रोग्राम बना लिया। इस्लामाबाद, मरी, भोरबन, नतिया गली वगैरह वगैरह से होता आगे काफ़ी सारे शुमाली इलाका जात घूमने का प्रोग्राम था। तुम इस्लामाबाद ही जाओगे? मैं सामान पैक कर रहा था जब वो मेरे कमरे में आई। इस्लामाबाद के साथ इसे क्या परेशानी थी मुझे अच्छी तरह मालूम था, इसलिए झट संजीदगी से बोला, इस्लामाबाद तो जाना ही है। ज़रमीन से वादा किया था कि मैं छुट्टियों में इस्लामाबाद ज़रूर आऊँगा। ज़रमीन का जिक्र करते लहजे में खूब सारी मिठास मैंने घोल ली थी। क्या लड़की है भाई वो! मैं तो अब तक हैरान हूँ। इस कदर खुश लिबास, खुश गुफ्तार, उसके पास बैठो तो वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं होता। मैंने पहली मर्तबा इस तरह बरमला ज़रमीन की तारीफ़ की थी, वो भी उससे। वो अपने तासुरात मुझसे छुपाने की कोशिश करती गोया हुई थी। सही कह रहे हो, मेरे साथ कज़न ज़रमीन को सबसे ज़्यादा उसकी ड्रेसिंग सेंस इतनी अच्छी है कि सब कहते हैं उसकी बाकी वो बहुत खूबसूरत लगती है। हालांकि दिल ही दिल में वो ज़रमीन को गालियाँ दे रही होगी, मगर मुंह पर उसके फूल झड़ रहे थे। मैं अपनी मुस्कुराहट उसे छुपाता बैग में कपड़े रखने लगा था। सच्ची बात तो ये थी कि मेरा ज़रमीन के घर जाने का कोई इरादा नहीं था। वो अगर मेरी कज़न होती तो मैं जाता भी अच्छा लगता। बिला वजह मामी के रिश्तेदारों में घुसना मुझे कोई शौक़ नहीं था, ना ज़रूरत। यहाँ भी उसे ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत मोहतरमा की वजह से दी जा रही थी। उसके जाने के बाद तो मैं कभी उससे भूले भटके कभी बातचीत कोई रब्ता ही नहीं किया था। खूब सारा दिन घूम घाम कर हम लोग वापस आ गए थे। मैं घर पहुंचा तो बिया घर पे अकेली थी। मामू जान और मामी की बाबत दरियाफ्त किया तो उसने मुझे कहा कि आप बैठे, मैं चाय बना कर लाती हूँ। लड़की वाकई सुधर गई है, मैंने खुद से कहा। मामी इसकी इन्हीं बातों से चिढ़ा करती थी कि कोई आए जाए वो अपनी ज़ात में मगन रहती थी। चाय पिला दो। मैंने खाने के लिए मना करते हुए उसे चाय का कह दिया तो जिताने वाले अंदाज में बोली, सोच लो, मेरी बनाई हुई चाय को चाय के अलावा सब कुछ कहा जा सकता है, और फिर उसमें फ़लसफ़ा, अदब वगैरह और तारीख़ की खुशबू भी आएगी। मैं उसके दिल जले अंदाज पर अपनी मुस्कुराहट छुपा नहीं पाया था। कोई बात नहीं यार, कभी कभार मुँह का जायका बदलने के लिए चाय में फ़लसफ़ियाना मज़ा शामिल कर लिया जाए तो कोई मुज़ायका नहीं है। वो बगैर कुछ कहे उठकर चली गई। मैं यूं ही कुछ सुस्ती के आलम में वही सोफ़े पर दराज हो गया। पास रखा मैगज़ीन जो पढ़ते उलट कर वहाँ रख कर गई थी, मैंने वक्त गुजारी के लिए उठा लिया। वो सफ़ा पढ़ते पढ़ते गई थी। उसे देखते मेरे लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। सर्दियों में कीनों की छिलकों का मास्क किस तरह तैयार किया जाता है, बादाम में दूध मिलाकर मास्क किस तरह तैयार करते हैं, मुल्तानी मिट्टी किस किस्म की जिल्द के लिए मुनासिब रहती है, पलकें लंबी और घनी करने के लिए जैतून के तेल का मसाज, और बालों में अंडर दही कब और क्यों मिलाकर लगाए जाते हैं, ये सब उसमें दर्ज था। मेरा हंसते हंसते बुरा हाल हो गया था। कदमों की चाप पर मैंने जल्दी से मैगज़ीन वापस उलट कर रख दिया और आंखें बंद करके यूँ लेट गया जैसे इस वक्त उस पोजीशन में बैठा हुआ था। चाय का कप उसके हाथ में लेते उसने बगौर मुझे देखा तो एहसास हुआ कि उसने बहुत सारे नुस्खे पाबंदी से इस्तेमाल करने शुरू किए हैं। हालांकि वो बिल्कुल सादा से होलिये में थी, ना मेकअप ना तैयारी, मगर अपने नए फ्रेम वाले ग्लासेस में जो उसके चेहरे पर बहुत सूट कर रहे थे, इतनी अच्छी लग रही थी कि मैं एकटक उसे देखता ही रह गया। वो मेरे इस तरह देखने पर सटपटा सी गई। जहाज़ेब अंकल का फ़ोन आया था, कह रहे हैं कि वो लोग पाकिस्तान आ रहे हैं। अरसलान और अहमद की छुट्टियाँ हो गई हैं ना। उसके बताने में मैंने चाय पीते हुए कुछ सोचा। पापा के आने पर मैंने पहली फुर्सत में उनसे वो बात कर ली थी जो काफ़ी दिनों से करना चाह रहा था। इन्हें मेरी बात से कोई इख्तलाफ नहीं था। वो लोग सलमा आंटी के भाई के घर ठहरे थे और मेरी ख्वाहिश पर पापा, सलमा आंटी, अरसलान और अहमद इसी शाम मामू के यहाँ आ गए थे। मेरे फाइनल एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए थे। आजकल मैं अपने प्रोजेक्ट में मसरूफ़ था। प्रोजेक्ट से फ़ारिग हो जाने के बाद मुझे यहाँ से चले ही जाना था और जाने से पहले मैं अपनी नैया पार लगाना चाहता था। यूँ भी पिछले दिनों जो बिया को रिश्तेदार ख़वातीन पाबंदी से देखने के लिए यहाँ के चक्कर काट रही थी और हर चक्कर पर से खूब लिपटा कर प्यार भी करती थी, वो मुझे खासा मशकूक कर दिया था उन चीज़ों ने। ये बात भी मामी से बातों में पता चली थी कि वो अपने लाडले सपूत के लिए रिश्ता ढूंढने में मसरूफ़ हैं, और यही बात मुझे डरा रही थी। साथ साथ गुस्सा भी आ रहा था। पहले भी तो यही बिया थी, तब तो कोई से पूछता भी नहीं था, और अब इतनी दीवानावर चाहत। अब लोगों को इसके दिल की खूबसूरती भी नज़र आने लगी है, और भी बहुत सारी अच्छाइयाँ नज़र आने लगी हैं। उसे इस रंग में मैं अपने लिए लाया हूँ, अब किसी को इतनी आसानी से उसे ले जाने थोड़ी दे सकता हूँ। वो मेरे घर के अलावा कोई घर हो ही नहीं सकता, और मेरे अलावा कोई और हो ही नहीं सकता जिससे तुम्हारी ज़िंदगी वाबस्ता हो बिया।
मामू जान और ममानी तो पहले हैरान हुए, मैं भी वहीं उनके साथ बैठा हुआ था। पता नहीं हूरों का जिक्र क्या होता है। बहरहाल अगर आसमान से भी आ जाता मामी तब भी उस पर तरजीह देती, इतना अंदाज़ा तो मुझे अच्छी तरह था। बगैर किसी सोच विचार के मामू जान और ममानी ने रिश्ते के लिए फ़ौरन मंजूरी दे दी थी। हमारे लिए तो अब्बास से बढ़कर कोई हो ही नहीं सकता, मगर बिया से भी पूछना ज़रूरी है। मैं इस मामले में औलाद पर ज़बरदस्ती अपने फ़ैसले मुसलत करने का कायल नहीं हूँ। मामू जान ने बड़ी संजीदगी से पापा से कहा था, तुम अफेयर ज़मीन से चला रहे हो, प्रपोज़ मुझे कर रहे हो, ये अफलातून की बच्ची नहीं मानेगी। अरे अहमक लड़की, ऐसे मौक़ों पर लड़कियाँ शर्माती हैं ना कि लड़ने खड़ी हो जाती हैं। मैंने उसके लाल पीले चेहरे को बगौर देखा। मेरा सरमीन के साथ कोई अफेयर नहीं था। मैंने संजीदगी से उससे जवाब दिया, हाँ मैं तो पागल हूँ ना, मुझे तो जैसे कुछ नज़र ही नहीं आता। वो तंज़ियत अंदाज में गोया हुई थी, इस स्टडी में रखी आधी से ज़्यादा किताबें तुम्हारी ज़ाती मलकियत हैं, और इतनी आलिम फाजिल लड़की को पागल समझने की हमाकत तो मैं कभी भी नहीं कर सकता। मगर बहुत किताबें पढ़ जाने के बावजूद तुम्हारा इल्म खाम रह गया है। तुम लोगों के चेहरे पढ़ने नहीं आते, कौन तुम्हारे लिए क्या फीलिंग्स रखता है ये समझ नहीं आता। मैं एकदम कुर्सी छोड़कर उसके सामने खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर नज़रें मरकूज़ करके बहुत गहरे लहजे में बोला। वो मेरे अंदाज में पर एकदम बौखला सी गई। वो जितने तूफ़ानी अंदाज में चीखती चिल्लाती स्टडी में आई थी, उसके बरखिलाफ़ बड़ी खामोशी से चुपचाप बाहर निकल गई। अगला दिन मेरे लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आया था। मैं प्रोजेक्ट के सिलसिले में मुख्तलिफ फर्म्स और कंपनीज़ में ख्वार होता शाम को घर आया तो पापा वगैरह बैठे थे। भैया जल्दी से अंदर आए। अरसलान ने पोर्च में मेरा इस्तकबाल किया। मैं पापा लोगों की आमद और इतने पुरजोश अंदाज पर हैरान था। कल ही तो लोग होकर गए थे, आज फिर आने की क्या ज़रूरत थी। अंदर बढ़ा तो किचन से निकलती मामी भी मेरी तरफ देखकर मुस्कुराईं। सबकी मुस्कुराहटों और खुशियों का पस मंज़र अचानक ही मेरी समझ में आ गया। जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ, सब ड्राइंग रूम में बैठे हैं, मामी ने मुझसे कहा। ड्राइंग रूम से बाकी लोगों की बातों और कहकों की आवाज़ें आ रही थीं। मैं फ़्रेश होकर ड्राइंग रूम में आया तो अंदर का मंजर मेरी खुशियों में इजाफा का बाइस तो था ही, मगर हैरतनाक भी था। मैं अंदाज़ा लगा चुका था कि अंदर क्या हो रहा है। अरसलान और अहमद का शोर शराबा, पापा और सलमा आंटी के पास बैठी बिया, और वो भी लाया हुआ मेरा सूट पहने हुए। हालांकि उसको ख़रीदते मैंने सोचा भी नहीं था कि ये सूट हमारी एंगेजमेंट के दिन पहनेगी। वो इन लोगों के बिल्कुल सामने वाले सोफ़े पे मैं जाकर बैठ गया। कोई बड़े पैमाने पर तकरीब तो हो नहीं रही थी जो ख़ास तैयारी होती, मगर इस सूट और बिल्कुल मामूली सी तैयारी के साथ वो बहुत प्यारी लग रही थी। सर झुकाए, बिल्कुल खामोश, कुछ शर्माती हुई। पापा ने उसे रिंग पहनाई थी, सलमा आंटी ने मिठाई खिलाई थी। सब खुश थे, हंसी मजाक कह के हंगामे। जल्दी जल्दी में भी मामी ने डिनर पर खासा एहतमाम कर लिया था। वो सारा वक्त सर झुकाए शर्माई शर्माई सी रही, और मैं उसे शर्माता देखकर हैरान हो रहा था। खाने के बाद लोग चले गए तो मामू जान और बिया भी अपने अपने बेडरूम्स में चले गए। मैं और मामी लाउंज में बैठे बातें कर रहे थे। मामी से तो मेरी हमेशा ही दोस्ती थी, यूँ भी हर बात वो मुझसे शेयर किया करती थी। अब इस रिश्ते पर खुशी का इजहार मेरे सामने ना करती। मुझे तो तुम हमेशा से ही अच्छे लगते थे अब्बास, मगर इस नज़र से मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा था, ना सोचा था। मैंने कभी तुम्हारे और बिया के मुतालिक इस तरह से सोचा ही नहीं था। कभी भूले भटके ये ख्याल भी नहीं मेरे दिल में नहीं आया था। तुमने ये बात सोच भी कैसे ली? मैं उनके सवाल पर मुस्कुरा दिया था। इसलिए स्वीट मामी कि आपने सिर्फ अपनी बिगड़ी साहबजादी का सुधारने का काम मेरे ज़िम्मे लगाया था, मगर मैंने ये सोचा कि कहीं सुधारने के कुछ अरसे बाद वो दोबारा ना बिगड़ जाए, इसलिए क्यों ना ये जिम्मेदारी मुस्तकिल ही कबूल कर लूँ। वो मेरे जवाब पर हंस पड़ी थी। मैं इस लड़की की तरफ से इतना फ़िक्रमंद रहा करती थी ना। लोग तो माओं की तरबियत को इल्ज़ाम देते हैं ना, हर वक्त फ़िलासफ़र बनी, ना कपड़ों का होश, ना दुनिया ज़माने की कोई फ़िक्र। अब तुमने देखा उसे, तैयार होने का ढंग भी आ गया है, कुछ लड़कियों वाले काम भी करने लगी है, और तो और आजकल कुकिंग में भी दिलचस्पी लेने लगी है। ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है अब्बास, वरना मैं तो जितन कर कर के बिल्कुल मायूस हो चुकी थी। वो मेरा हाथ थाम कर तशक्कुराना अंदाज में बोल रही थी, मगर मैं उनकी बातों से ज़्यादा तवज्जो से नहीं सुन सका था। मैं सामने लगे आईने में बिया को लाउंज की तरफ आते देख रहा था, और फिर एकदम तेज़ी से मुड़कर वापस जाते भी देख चुका था। इस चीज़ ने मुझे मामी की बात को तवज्जो से नहीं सुनने दिया था। मेरा ख्याल है सोना चाहिए। मेरे कहने पर भी वो घड़ी देखते हुए खड़ी हो गई। उन्हें शब्बा खैर कहता मैं सीधा इसके कमरे की तरफ आया। जो उसने बातें सुन ली थी वो उस अंदाज में नहीं पहुंचाना चाहिए थी मुझे, वो सही तरीके से नहीं पहुंची थी, और इस बात ने मुझे परेशान कर दिया था। मेरे दस्तक के जवाब में काफ़ी देर तक अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। मैं खुद ही दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। वो दोनों हाथ लटकाए बेड पर साकित बैठी थी। मेरे अंदर आने का भी कोई नोटिस नहीं लिया था। बिया, मैंने उसे आवाज़ दी, मगर उसने सर उठाकर नहीं देखा। मैं उसके बिल्कुल सामने कारपेट पर बैठ गया। मेरी बात तो सुनो बिया, मैंने उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर प्यार से कहा। आगे भी बहुत कुछ बोलना चाहता था। वो फ़ौरन ही मेरा हाथ झटक कर चिल्लाई, तुम मेरे साथ मज़ीद कोई ड्रामा ना करना अब्बास।
इस वक्त मुझे अपने आप से नफरत हो रही है। मैं जिसे मोहब्बत समझती थी वो तो ड्रामा था, मुझे बिगड़ी को सुधारने का प्लान था। तुम्हारी तवज्जो, तुम्हारी एक एक बात सब झूठ थी। ये सूट जो मैंने आज बड़ी खुशी खुशी पहना है उसे तुम मेरे लिए बहुत प्यार से लाए थे, ये भी झूठ था, धोखा था। क्यों तुम मामा के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हो अब्बास? मुझसे तो कोई अच्छा ही नहीं है मुझ में। हाँ वाकई मेरा इल्म खाम रह गया, मुझे लोगों को समझना नहीं आता। वो फूट फूट कर रो पड़ी थी। ऐसा नहीं है बिया, तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सूट वाकई तुम पर बहुत प्यारा लग रहा है, मैं बहुत प्यार से तुम्हारे लिए लाया था। मैंने उसके आंसू साफ करना चाहे तो उसने हाथ झटक दिए। हम लोग तुम्हें तब्दीली पैदा करना चाहते थे, बिल्कुल सच है। तुम खुद बताओ, तुम्हारा वो अंदाज़ क्या नॉर्मल अंदाज़ था? मामी की इस हवाले से फिक्रमंदी बिल्कुल जायज़ थी। मामू जान ने तुम्हारी काबिलियत और उनकी तारीफ़ें कर कर के तुम्हें आम लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ बना दिया था, इतना मुख्तलिफ कि तुम एबनॉर्मल लगने लगी थी। मैंने मामी के कहने पर तुम्हें तब्दीली पैदा करने की कोशिश की। अगर तुम माइंड ना करो तो तुम्हें सुधारने की जिम्मेदारी कबूल की थी। उस वक्त मैं सिर्फ मामी के कहने पर ये बात की थी, वरना तुम जिस तरह की हौलनाक और ख़तरनाक बातें किया करती थी ना, उससे मैं पनाह मांगा करता था। मगर ये बिल्कुल शुरू की बात है, बिल्कुल शुरू की, जब मैं तुम्हें मामी की खातिर बर्दाश्त कर रहा था। बाद में आहिस्ता आहिस्ता पता नहीं मुझे क्या हुआ, जो काम मैंने मामी की खातिर शुरू किया था वो खुद मैं अपने खातिर करने लगा। तुम हर तरह से तब्दील हो जाओ, बिल्कुल एक आइडियल लड़की बन जाओ मेरे लिए, तुम बिल्कुल वैसी हो जाओ जैसे मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। बस यही ख्वाहिश थी मेरी। मुझे तो तुम ऐसे भी अच्छी लगती थी। अगर मैं तुम्हें इस रंग रूप में ना ढालता, तुम सर झुकाना शर्माना ना सीखती, बनना संवारना तुम्हें ना आता, फिर बाद में जब हम एक साथ कहीं जाते ना तो लोग तुम्हारी चॉइस और तुम्हारे टेस्ट की तो खूब तारीफ़ें किया करते थे, और उन्होंने मुझे बस होकर पागल करार देना था। संजीदगी से शुरू की गई बात आखिर में गैर संजीदा हो ही गया, मगर वो तब भी टस से मस नहीं हुई, इसलिए बिल्कुल नाराज़ शक्ल लिए खफा सी बैठी थी। हाँ, अब तो तुम मुझे इसी तरह नज़रअंदाज करोगी। अब तुम्हारे और बहुत से तलबगार जो पैदा हो गए हैं, वो तुम्हारी मुमानी जान जो खूब फेरे लगा रही हैं, खूब तुम पर दिल भर भर के इन्हें प्यार आ रहा है। अब तुम इन्हें बहुत प्यारी लगती हो, बहुत गुड लुकिंग, बहुत अट्रैक्टिव, और ये है भी बिल्कुल सच। मगर बिया, मैंने तुम्हारी खूबसूरती की वजह से तुमसे मोहब्बत नहीं की। मुझे तुम्हें उस वक्त में तुमसे मोहब्बत थी जब तुम खूबसूरती के किसी पैमाने पर भी पूरी नहीं उतरती थी। मैंने शिकवा करने वाले अंदाज में उसकी आंखों में झांका, और अब मेरी तरफ देख रही हो, आंखों में वही खफकी, नाराज़गी, कुछ तो धुन छटती। और वैसे भी तुम्हें अच्छा लगने और तैयार होने का कोई ख़ास शौक़ नहीं, मगर फिर भी इन कपड़ों में बहुत प्यारी लग रही हो। अब हो सकता है ये अच्छा लगना कीनों, माल्टों, मुल्तानी मट्टी और खीरों की वजह से हो। बहरहाल ये सच है कि तुम इन कपड़ों में बहुत प्यारी लग रही हो, हमेशा से बहुत ज़्यादा प्यारी। वो अपनी तारीफ़ पर थोड़ा सा शर्माई थी, मगर जुमले का इख्तितामी हिस्सा सुनकर उसने घूरना शुरू कर दिया था। परफ्यूम भी तुमने पता नहीं कौन सा लगाया, मगर जो भी है खुशबू लाजवाब है, मैंने गहरा सांस लेते हुए कहा। हालांकि इन परफ्यूम्स और हेयर स्प्रेज में कितने ख़तरनाक मुहलिक केमिकल होते हैं, ख़ास तौर पे कार्बन, और ये कितना ख़तरनाक केमिकल है, ओजोन की लेयर की तबाही का बाइस इसका कितना बड़ा हाथ है ना। मैंने शरारत भरी निगाहें उसके चेहरे पे डाली तो वो एकदम झेप कर वहाँ से उसने उठना चाहा। अभी आप कहाँ जा सकती हैं मोहतरमा? अभी तो मुझे आपसे महात्मा बुद्ध के बहुत सारे अक़वाल सुनने हैं, गन्ने और कपास की फसलों के बारे में मालूमात इकट्ठी करनी है, अडारन का नज़रिया भी सुनना है। इस पर हम बहुत सेर हासिल गुफ्तगू करेंगे। मैंने उसे मज़ीद छेड़ा। वो मुझे घूरते हुए चिल्लाई, सुधर जाओ तुम अब्बास। साथ ही रखा हुआ कुशन मेरे ऊपर फेंका, जो मैंने बहुत आराम से कैच कर लिया। खुदा हमें इसी तरह खुश रखे। वो एक बार फिर शर्माई।